अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.1 में हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है, और 7.2 में हम पढ़ेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स हों उनकी जो पावर हो वो 1 हो, तो वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वेरिएबल है x और इसकी जो इंडेक्स यानी कि एक्सपोनेंट है वो 1 है। और इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू एक्स ओवर 3। और ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी जो पावर्स हैं वो 1 हैं। तो हमारे पास ये दोनों लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन हो और हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम किसे कहेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो हमारे पास उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है 2n प्लस 7 इज इक्वल टू 27। इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल जो है वो n है, एंड दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 10 एंड फॉल्स फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ n। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें अगर हम n की जगह पे 10 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू होगी। इसके अलावा n की कोई भी वैल्यू पुट करें वो हमारे पास इक्वेशन फॉल्स रहेगी। नंबर 10 ओनली मेक्स द इक्वेशन ट्रू। जो नंबर 10 है वो हमारे पास सिर्फ इस इक्वेशन का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। क्योंकि जब हम इसमें 10 पुट करेंगे 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 एंड 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। और हमारे पास ये जो इक्वेशन इक्वलिटी का साइन था ये सेटिस्फाई करेगा। 27 इज इक्वल टू 27, तो हमारे पास इस सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का n इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 7 एंड फॉल्स फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें वेरिएबल है x, और x की जो वैल्यू 7 है ये इक्वेशन सिर्फ उसी 7 नंबर के लिए सेटिस्फाई करती है। इसके अलावा x का हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होगा ये उसका सॉल्यूशन फॉल्स होगा। और हम कैसे फाइंड करें कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए हम इस वेरिएबल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। और फिर हमारे पास 2x होगा इज इक्वल टू 14, और जहाँ हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इससे हम पता कर लेंगे कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है कंसीडर द इक्वेशन एंड सोल्व फॉर y। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि हम अगर इक्वेशन की एक साइड पे कुछ ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी वही ऑपरेशन लगाना पड़ता है। तो जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4y प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 5y माइनस 4 माइनस 7। इधर से ये दोनों 7 थे ये कैंसिल आउट हो गए और इधर ऐड हो गए, तो हमारे पास आ गया 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 11। अब क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड से 5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप 4y को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे 5y को किया है, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 4y माइनस 5y इज इक्वल टू 5y माइनस 5y माइनस 11, और ये जो 5y थे हमारे पास ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आ गया नेगेटिव y इज इक्वल टू नेगेटिव 11। और ये जो हमारे पास नेगेटिव है ये इसलिए है क्योंकि ये जो 4y था ये छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए जब हम छोटी में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट टाइम में हमने -1 से इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। और नेक्स्ट हमने इसको चेक किया है कि ये वैल्यू हमारे पास सही भी है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन थी 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 5y माइनस 4। जब y की जगह पे हमने 11 पुट किया हमारे पास आ गया 44 प्लस 7 इज इक्वल टू 55 माइनस 4। और लास्ट में हमारे पास आ गया 51 इज इक्वल टू 51।
और जहाँ से हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन ट्रू है, इसका सोल्यूशन है y इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करना है। हमने ये इक्वेशन हमें गिवन है और हम देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है। और सबसे पहले हम इसमें से ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको ख़त्म करेंगे। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हम एलसीएम किस तरह लेते हैं। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं उनमें से 4 और 3 के जो मल्टीपल्स होंगे, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे पास एलसीएम कहलाएगा। और सबसे आसान तरीका एलसीएम का फाइंड करने का ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हुआ करेंगी हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम आया है 12 और हमने इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे ये 12 जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो 4 3 12 होता है हमारे पास। तो 3x रह गया और प्लस हमारे पास 12 6 72 होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ गया। और जब हमने 12 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 12x माइनस 4। 4 कहाँ से आया, क्योंकि जब हमने 12 को 3 से डिवाइड किया 3 4 12 होता है, तो ये 4 वहाँ से आया। नेक्स्ट टाइम में 4 को ऐड कर दिया। दोनों साइड ऐड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 जो था वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था और हमने ख़त्म करना है। तो जब हमने ऐड किया हमारे पास आ गया 3x प्लस 72 प्लस 4 इज इक्वल टू 12x माइनस 4 प्लस 4। अब ये दोनों 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आ गया 3x प्लस 76 इज इक्वल टू 12x। अब नेक्स्ट टाइम में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों साइड पे तो x नहीं रख सकते, इसलिए हमने इधर इस साइड पे, क्योंकि x की छोटी वैल्यू थी तो हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है दोनों साइड से। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया 76 इज इक्वल टू 9x। नेक्स्ट टाइम में हमने 9 से इसको इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया है। और जब हमने 9 से डिवाइड किया 76/9 आ गया और इधर 9x/9 आ गया। 9 9 आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 76/9। तो यहाँ तक अब हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सोल्व करते हैं, किसी भी वेरिएबल की सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। अब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हु सम इज 48। हमारे पास कौन से ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम हम करें तो हमारे पास 48 आए। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा हो हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 है तो 2 का कंसेक्यूटिव नंबर है 3, तो 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4, तो ये हमारे पास ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो जो भी हमने फाइंड करना होगा उसको हम लेट कर लिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम उनको लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमने पहला नंबर एक्स ले लिया, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास एक कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा। तो जब हम मज़ीद उसमें 1 ऐड करें हमारे पास तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए हमने, लेट कर लिए। और हमें गिवन था कि जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास इनका सम आता है 48। तो यहाँ पे हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया है और जब हमने इसको सोल्व किया हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 48। और अब हमने 3 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास रह गया 3x इज इक्वल टू 45। और नेक्स्ट टाइम में हमने 3 से डिवाइड कर दिया और x हमारे पास आ गया 45/3 विच इज़ इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो x है पहला नंबर वो हमारे पास 15 आ गया और दूसरा नंबर हमारे पास 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। और इसी तरह तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास आ गया 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं 15 16 और 17। और जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास नीलम बॉट 70 पोमोग्रेनेट्स फॉर ₹820। सम ऑफ देम आर ₹10 ईच एंड द रेस्ट आर ₹20 ईच। नीलम ने जो 70 अनार खरीदे हैं उनकी कीमत है 820 रुपये और उनमें से कुछ की कीमत है 10 रुपये और कुछ की कीमत है 20 रुपये। हाउ मैनी ईच काइंड ऑफ पोमोग्रेनेट्स हैज़ शी बॉट। तो उस हमने फाइंड करना है कि नीलम ने कितने अनार खरीदे हैं और उनकी कितने अनार की कीमत क्या है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि फाइंड करना है कि कितने अनार खरीदे हैं हम उनको लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट्स एट ₹10 ईच इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि वो अनार जिनकी कीमत 10 रुपये है
उनके नंबर क्या है, एक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट्स एट ₹20 ईच इज इक्वल टू, तो वो अनार जिनकी कीमत 20 रुपये है उनकी तादाद क्या है, अगर क्योंकि हमारे पास जिनकी तादाद 10 रुपये है वो एक्स हैं और टोटल हमारे पास 70 है, तो जब हम 70 में से एक्स को निकाल देंगे तो हमारे पास वो अनार बचेंगे जिनकी कीमत है 20 रुपये। द कॉस्ट ऑफ एक्स नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट्स एट ₹10 ईच इज इक्वल टू, जो हमारे पास 10 रुपये वाले अनार हैं उनकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हर अनार की कीमत 10 रुपये है और हमारे पास एक्स अनार हैं तो हम 10 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ 70 माइनस एक्स नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट्स एट ₹20 ईच, तो इसी तरह हम जो अनार की कीमत 20 रुपये है उनको हम किस तरह फाइंड करेंगे उसकी कॉस्ट, हम क्योंकि एक अनार की कीमत 20 रुपये है और हमारे पास कितने नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट्स हैं 70 माइनस एक्स, तो हम 20 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी। और हमारे पास गिवन है कि ये जो सारे अनार हैं इनकी कीमत है 820 रुपये। इन दोनों को ऐड कर देंगे 10x + 20 इंटू 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 820, और हमारे पास जब हमने इसको सोल्व किया 20 अंदर मल्टीप्लाई हो गया और नेक्स्ट हमने दोनों तरफ से 1400 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया 10x माइनस 20x इज इक्वल टू -580। अब हमने 10x में से 20x निकाले, हमारे पास -10x आ गए। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम -10 से दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 58। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया x क्या था, वो अनार थे जिनकी कीमत 10 रुपये है। तो यानी कि नीलम ने वो अनार जिनकी कीमत 10 रुपये है वो कितने खरीदे हैं, 58। अब हमारे पास टोटल अनार तो थे 70, उनमें से जो 10 रुपये वाले हैं वो 58 नीलम ने खरीदे हैं। तो हमने फाइंड करना था कि 20 रुपये वाले कितने खरीदे हैं, तो 70 में से 58 को जब हम निकालेंगे हमारे पास 12 आएगा। यानी कि वो अनाज जिनकी कीमत 20 रुपये है वो उसने 12 खरीदे हैं और जिनकी कीमत 10 रुपये है वो नीलम ने 58 पोमोग्रेनेट्स खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेजेंट एज ऑफ सईद इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर राबिया। सईद जो है वो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो उसकी बेटी राबिया से 5 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 20 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 100। 20 साल बाद अगर हम उनकी एजेस को सम करें यानी कि ऐड करें वो हमारे पास 100 आएगा। हाउ ओल्ड वाज सईद व्हेन राबिया वाज बोर्न, तो हमने फाइंड करना है कि जब राबिया पैदा हुई उस वक्त सईद की उम्र क्या थी। तो सबसे पहले क्योंकि हमने सईद की उम्र फाइंड करनी है तो हम उसको लेट कर लेंगे और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राबिया इज इक्वल टू एक्स। राबिया की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास एक्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सईद क्योंकि 5 गुना ज़्यादा है तो वो हमारे पास होगी 5x। आफ्टर 20 ईयर्स राबियाज एज इज इक्वल टू, 20 साल बाद राबिया की एज एक्स में हम 20 ऐड कर दें तो हमारे पास वो 20 साल के बाद की एज फाइंड हो जाएगी। इस तरह सईद की एज 20 साल बाद 5x + 20। अब हमारे पास गिवन था कि जब हम इन दोनों की एजेस को सम करेंगे 20 साल के बाद वाली तो हमारे पास 100 आएगा। वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी कंडीशन, x + 20 ये हमारे पास प्लस 5x + 20। जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 100 आना चाहिए। और जब हमने इसको सॉल्व किया x + 5x हमने इधर लिख लिया, 20 + 20 ये आ गए इज इक्वल टू 100। और जब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया 6x + 40 इज इक्वल टू 100, हमने दोनों साइड से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 6x + 40 - 40 इज इक्वल टू 100 - 40, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास रह गया 6x इज इक्वल टू 60। हमने 6 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 10। यानी कि जो राबिया की प्रेजेंट एज है वो है 10। अब हमने प्रेजेंट एज ऑफ सईद फाइंड करनी है, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 × 10 इज इक्वल टू 50। यानी कि जो सईद की प्रेजेंट एज है वो 50 है और जब राबिया पैदा हुई थी तो उस वक्त हमने फाइंड करनी है कि सईद की उम्र क्या थी। तो उसके लिए जो हम सईद की प्रेजेंट एज है उसमें से राबिया की प्रेजेंट एज को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सईद की उम्र फाइंड हो जाएगी जो कि हमारे पास 40 ईयर्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि सईद एज व्हेन राबिया वाज बोर्न वाज 40 ईयर्स।